स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग एट 10। और अब खबरें विस्तार से। रोबिया सईद अपहरण मामला जम्मू की विशेष अदालत में आज सुनवाई होनी है। जी हां, रोबिया सईद अपहरण मामले में आज जम्मू की विशेष अदालत में सुनवाई होनी है। यासिन मलिक इस मामले का मुख्य आरोपी है। ये काफ़ी अहम मामला है। इस मामले में इससे पहले भी कई बार सुनवाई हुई है और उसके बाद आज फिर इस मामले की सुनवाई है। रोबिया सईद अपहरण मामले में आज सुनवाई होनी है और आज की सुनवाई को लेकर भी इस पर नज़र लगी रहेंगे कि आज सुनवाई के दौरान क्या कुछ होता है। तो ये मामला काफ़ी अहम है और यासिन मलिक इस मामले का मुख्य आरोपी है। मनोज कौर हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। मनोज जी, क्या सुनवाई शुरू हो चुकी है या इसमें अभी थोड़ा वक्त है? सुनवाई शुरू हो चुकी है। 9 बजे का इसका वक्त था और सुनवाई शुरू हो चुकी है इस केस की। और अभी अंदर कोर्ट पर जो रूम है उसमें क्या हो रहा है उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन जैसा कि कल जो सीबीआई काउंसिल थी उसका ये कहना था कि कुछ विटनेसेस जरूर आ सकते हैं और यासिन मलिक जो इसका मुख्य आरोपी है वो इसमें वर्चुअल मोड से शरीक होगा। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो केस है इस केस में हमने देखा कि मंथली बेसिस पर सुनवाई होती रही है। उसमें अभी तक कई जो दौर अलग अलग हुए हैं, जिस तरह की हियरिंग्स हुई हैं उसमें कई विटनेसेस आए। ये मामला दरअसल 1989 का है, जब 8 दिसंबर को रोबिया सईद का किडनैप किया गया था और उसके बाद उसको लगभग 5 दिन तक कैप्टिविटी में रखा गया था। उस वक्त उनके जो वालिद थे मुफ्ती मोहम्मद सईद, वो होम मिनिस्टर थे यूनियन गवर्नमेंट में। उसके बाद मिलिटेंट्स जो अगवाकार थे, अगवाकारों ने अलग अलग जगहों पर रोबिया सईद को रखा था और ये डिमांड रखी थी कि जो 5 मिलिटेंट हैं जो उस वक्त जेलों में थे उनकी रिहाई का मुतालबा किया था, जिसके बाद उनको रिहा कर दिया गया। तो जब ये मामला कोर्ट में आया तो उसके बाद से रोबिया सईद जब कोर्ट में पेश हुई थी तो उन्होंने यासिन मलिक को आइडेंटिफाई किया था। उन्होंने कहा था कि ये वो शख्स है और इसके साथ कुछ और भी साथी थे, इसको मैं पहचानती हूँ, इसने मुझे किडनैप किया था। तो उसके बाद से लगातार इसमें सुनवाइयां हो रही हैं। हमने देखा कि कई विटनेसेस ऐसे थे जिन्होंने उन जगहों की भी निशानदेही की। आज से दो महीने पहले जब इसकी सुनवाई हुई थी तो एक विटनेस ने ये कहा था कि वो पता है कि सोपोर का जो गेस्ट हाउस है जहां पर रोबिया सईद को किडनैपिंग के दौरान रखा गया था, वहां पर उसे उस जगह का की आइडेंटिफिकेशन की थी। और लगातार कोर्ट इस मामले की सुनवाई कर रहा है मंथली बेसिस पर और आज भी सुनवाई भी चल रही है। और अब ये देखना होगा कि आज कोर्ट में किस तरह के विटनेसेस होते हैं, किस तरह का एग्जामिनेशन होता है। हमने देखा कि कल जो यासिन मलिक का एक और जो केस था इंडियन एयरफोर्स के किलिंग वाला मामला, उस पर भी कल कोर्ट में सुनवाई हुई थी। उसमें कुछ विटनेसेस आए भी थे, लेकिन उस विटनेसेस का कल स्टेट में रिकॉर्ड नहीं हो पाया था क्योंकि उसमें से एक जो को एक्यूज्ड था उस मामले का वो कोर्ट में पेश नहीं हो सका था क्योंकि वो पुलिस हिरासत में है। तो आज जो सुनवाई हो रही है इस केस की, अब ये देखना होगा कि आज कितने विटनेसेस आते हैं, क्या कुछ कार्रवाई कोर्ट में होती है। जैसे ये कार्रवाई खत्म हो जाएगी तो उसके बाद जो सीबीआई के काउंसिल है वो इसके मतलब जानकारी देंगे। लेकिन जैसे आपने कहा कि ये बहुत एक अहम मामला है जिसमें सुनवाई हो रही है। और मैं आपको बता दूं अपने नाज़रीन को कि यासिन मलिक टेरर फंडिंग के मामले में तिहाड़ जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा है और इसलिए वो फिजिकली प्रेजेंट नहीं हो पाता है इस मामले में। और वर्चुअली वो जो हियरिंग होती है उसमें यासिन मलिक को वर्चुअली कनेक्ट किया जाता है। जी मनोज जी, एक सवाल लेकिन यहाँ पर काफी अहम है, वो ये है कि रोबिया सईद के किडनैपिंग का मामला 1989 का है। 1989 में 1989 का मतलब सीधे तौर पर हो गया कि तकरीबन 32-33 साल पहले। इतने लंबे अरसे तक इस मामले के खींचने की क्या वजह है? देखिए उस वक्त जब ये मामला सामने आया था तो जैसे मैंने आपको बताया कि होम मिनिस्टर उस वक्त थे मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद जो यूनियन होम मिनिस्टर थे। तो उसके बाद से ये मामला अगरचे इसका पुलिस एफआईआर भी दर्ज हो गई थी, लेकिन कुछ हालात के चलते इस पर ज्यादा कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पाई। लेकिन जैसे ही अब पिछले 2-3 साल से लगातार इस पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है और लगातार जैसे मैंने कहा कि मंथली बेसिस पर इस केस की सुनवाई हो रही है और सीबीआई लगातार ये कोशिश कर रही है कि जितनी भी उसके पास तथ्य हैं उन तथ्यों को सामने रखा जाए और ये जो मामला है उसको सुलझाया जाए। और मैं आपको बता दूं विशाल की ये जो टाडा कोर्ट जो है, टाडा कोर्ट में लगातार ये कोशिश की जा रही थी कि जितने भी विटनेसेस हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा कि कुछ विटनेसेस ऐसे थे, हमने देखा था उसके बाद जो विटनेसेस आए थे तो उन्होंने उस जगह की आइडेंटिफिकेशन भी की थी जिसमें उन्होंने ये बताया था कि रोबिया सईद को
कहाँ रखा गया था और कौन से लोग उसके साथ थे। तो अब उसके बाद से जब ये जो मामला है, पहले वाकई इसमें काफी विलंब हुआ था, काफी इसमें कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन जैसे ही चेंज ऑफ गार्ड हुआ जम्मू कश्मीर के अंदर, तो उसके बाद से लगातार ये जो मामला है उसकी सुनवाई हो रही है और आज भी उसकी हेयरिंग अभी जारी है। जी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि कुछ देर के बाद इस मामले की अपडेट हम अपने दर्शकों को शेयर कर पाएंगे इस मामले का कि आज हेयरिंग में क्या कुछ हुआ है। फिलहाल आपका शुक्रिया मनोज जी, और इसके साथ ही कुछ और अहम खबरें उसकी तरफ रुख करेंगे। अगली खबर आपको हम बता दें कि यमुना नदी का जो हाल है, यानी कि हम बात कर रहे हैं देश की राजधानी दिल्ली की। जी हाँ, यमुना नदी अब भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। ITO बैराज का एक जाम गेट खोला गया है। जी हाँ, यमुना नदी जो है वो अब भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। ITO बैराज का एक जैम गेट खोला गया है। यमुना बाजार में 3 फीट तक पानी भरा। राजघाट ISBT के पास पानी भरा हुआ है। इंडिया गेट और सुप्रीम कोर्ट के आसपास भी पानी भर गया है। शांतिवन इलाके में कई फीट तक पानी वहां मौजूद है। NDRF की कई टीमें रेस्क्यू में जुटी हुई हैं। सेना के जवान भी राहत के काम में जुटे हैं। जी, आप अंदाजा लगाएं कि स्थिति क्या हो गई है कि सेना के जवान को भी राहत के काम में या रेस्क्यू काम में लगाया गया है। और ये हालत है राजधानी दिल्ली की। दिल्ली में जिस तरह यमुना का जलस्तर बढ़ा है, उसकी वजह से आम जनमानस जो है उनकी आवाजाही पर भी गहरा असर पड़ा है। आप देख सकते हैं कि समय मैं दिल्ली के ITO पर हूं और लगभग 48 घंटे से ज्यादा का समय फिलहाल बीत चुका है। 48 घंटे से ज्यादा का समय बीत जाने के बाद भी जो पानी है वो ITO, राजघाट और इन तमाम जगह पर जस का तस बना हुआ है। तमाम लोग देखिए, ये लोग जो है वो ऑफिसेज की तरफ जा रहे हैं। देखिए, उन तमाम लोगों की जो गाड़ियां हैं वो खराब हो रही हैं। वजह है कि पानी का जलस्तर जिस तरह बढ़ा है, उसकी वजह से तमाम लोग काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, सबसे ज्यादा जो ऑटोज हैं वो फिलहाल परेशान हो रहे हैं। लंबे समय से उनकी गाड़ियां खराब हो जा रही हैं और पानी से अपनी गाड़ी को बचाने के लिए उनकी तरफ से लगातार प्रयास किया जा रहा है। ये तीसरी या चौथी गाड़ी है। कहाँ खराब हो गई गाड़ी? लाल बत्ती से आया वहीं पे। पूरा आगे भरा हुआ है पानी? हाँ, पूरा भरा हुआ है। तो फिर आप लोग और कोई अल्टरनेट रास्ता नहीं ले रहे हैं पानी के रास्ते से ही निकलना? भैया पैसे से तो मिलता नहीं है, कम पैसे, अब लंबा चौड़ा घूमना पड़ता है, फायदा होता नहीं है कुछ। फायदा तो ऐसे गाड़ी खराब हो रही है, इससे दिक्कत? तो गलती हो गया, मैं घुस गया हूँ, गलती कर दिया हूँ। गलती हो गया। कहाँ से आ रहे हो आप लोग? नई दिल्ली सर, नई दिल्ली से आ रहे हैं। तो आप लोग को पता था कि दिल्ली में इस तरह बाढ़ आया हुआ? हाँ जी सर, जो है पता था, लेकिन जो है फिलहाल ड्राइवर जो है इधर से रोड लगा दी सर। अच्छा, ठीक है। तो देखिए, ये तमाम जो लोग हैं वो अपनी जीविका को चलाने के लिए फिलहाल रोजगार कर रहे हैं, लेकिन वजह यह है कि जिस तरह राजधानी दिल्ली में चारों तरफ पानी, उसकी वजह से ये फिलहाल एक बड़ा संकट है इन तमाम लोगों के लिए। लेकिन आप देखिए, फिलहाल ये ITO है जहां पर लगातार पानी का जो जल स्तर है वो जस का तस है। चूंकि कोई भी आवागमन का रास्ता नहीं है, दिल्ली पुलिस ने इसके चारों तरफ के जो रास्ते हैं वो फिलहाल बंद कर रखे हैं। लेकिन जो रोजमर्रा के लोग हैं वो फिलहाल इसी पानी के सहारे अपनी जीविका को चलाने के लिए जाते हैं। लेकिन देखिए किस तरह तमाम जो गाड़ियां हैं वो यहां से गुजर रही हैं, लेकिन पानी का जलस्तर आप देख सकते हैं कि फिलहाल जस का तस बना है। चूंकि हम लोग अभी फिलहाल किनारे हैं, इसलिए पानी हमारे घुटने के नीचे है, लेकिन अगर हम और थोड़ा सा अंदर की तरफ बढ़े तो कहीं ना कहीं पानी कमर तक है। यानी कि जो पानी है वो फिलहाल चारों तरफ ITO पे देखने को मिलेगा। और यही वजह है कि जो सीवेज है वो भी ब्लॉक हो गए हैं, जिसकी वजह से जो पानी है वो रिवर्स फ्लो मार रहा है और पानी का जो जलस्तर है वो बढ़ा है। हालांकि दिल्ली सरकार की तरफ से पानी के जलस्तर को कम करने के लिए भरसक प्रयास किए जा रहे हैं, सेना तक की भी मदद ली जा रही है, लेकिन फिलहाल यमुना का जो रौद्र रूप है वो जारी है। और वजह यह है कि लगातार लोगों को तमाम जो परेशानियां हो रही हैं उसका सामना वो कर रहे हैं। सरकार अपनी तैयारी कर रही है, लेकिन पानी लगातार बढ़ रहा है, जिसकी वजह से तमाम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और अभी आप देख रहे थे सुशील हमारे नुमाइंदे ने कुछ देर पहले ये रिपोर्ट तैयार की थी। अब हम सीधे सुशील पांडे से जोड़ना चाहेंगे। सुशील, अगर मेरी आवाज़ आपको मिल रही हो तो मेरा सवाल यहाँ पर ये है कि इसे क्या माना जाए। ये आप कुछ देर पहले जो हमने दिखाया वो सब कुछ तस्वीरें जाहिर कर रही है, बट ये क्या माना जाए? ये नदी में जो जल का स्तर बढ़ने से ये हालत है, या फिर दूसरी तरफ ये बात कही जा रही है कि बैराज
का जो गेट है वो खोला गया, उसके वजह पानी इस तरफ आ चुका है। क्योंकि खबर दो तरह की आ रही है, एक तो ये कि नदी का जो स्तर है वो बढ़ता जा रहा है, मतलब स्तर कम हो रहा है, नीचे आ रहा है पानी का, लेकिन इधर जल भराव जो है वो बढ़ता जा रहा है। आज देखिए, साफ तौर से मैं आपको पहले ताजा तस्वीर दिखाऊं। देखिए, मेरे फिलहाल मैं राजघाट पर खड़ा हूं और ये देखिए राजघाट का जो फिलहाल पानी का जो स्तर है वो देखिए मेरे घुटने से भी ऊपर है। और जैसे यहां से आगे हम देखते थे तो यहां पर बोर्ड लगा होता था जिस पर राजघाट लिखा था, लेकिन ये राजघाट का पूरा इलाका फिलहाल जलमग्न है। और ये स्थिति फिलहाल अमूमन राजघाट के आसपास जितने भी इलाके हैं वहां पर यही जो मग्न स्थिति है यमुना की वो देखने को मिल रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि फिलहाल ये जो हथनी बैराज है जहां से पानी छोड़ा गया है उसकी वजह भी है, और साथ ही साथ जो सीवेजेस हैं, जो दिल्ली के तमाम जो सीवेज प्लांट हैं वो फिलहाल यमुना के जलस्तर बढ़ने की वजह से बंद हो गए, ठप हो गए, जिसकी वजह से जो पानी रुका हुआ था वो ओवरफ्लो हो रहा है। उसकी वजह से भी अब जो पानी है वो राजधानी दिल्ली के आसपास जो सेंट्रल जोन है, जिनको वीआईपी इलाका कहा जाता है, वहां पर भी पानी का असर देखने को मिल रहा है। बहरहाल मैं अपने कैमरा पर्सन रविंदर से कहूंगा कि आपको दिखाएं। ये देखिए दिल्ली पुलिस की तरफ से बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं कि जो लोग यहां पर पहले आ रहे थे, कुछ लोग फिलहाल यहां पर सेल्फीज ले रहे थे, उनको फिर अब यहां पर आने की इजाजत नहीं है। दिल्ली पुलिस के द्वारा तमाम लोगों को बाहर ही रोक दिया गया है, क्योंकि यहां पर कल तक जो पानी का असर था वो बहुत कम था, यानी कि घुटने के नीचे था, लेकिन अब फिलहाल पानी जो है वो घुटने तक है। ये बताया जा रहा है कि दिल्ली सरकार की तरफ से तमाम तैयारियां की गई हैं, केंद्र सरकार की तरफ से तमाम तैयारियां की गई हैं, लेकिन ये केवल राजघाट का ही हाल नहीं है। इसके बगल लाल बहादुर शास्त्री है, किसान घाट है, ये तमाम जो घाट यहां पर बने हुए हैं वो सारे के सारे घाट जलमग्न हैं। और ये अगर और अंदर मैं आपको दिखाऊं तस्वीरों में तो ये लगभग 8 से 10 फुट का पानी आपको अंदर देखने को मिलेगा। वजह यह है कि अब जो पानी फिलहाल हथनी बैराज या हरियाणा से छोड़ा जा रहा था वो कहीं ना कहीं अब फिलहाल स्थिर बना हुआ है, लेकिन जो दिल्ली के अंदर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स फिलहाल बंद हुए हैं उसकी वजह से सीवेज जो है वो ब्लॉक हो गए हैं। और अब जो सेंट्रल जोन है, यानी कि राजधानी दिल्ली का जो सेंट्रल इलाका है वो पूरा का पूरा बंद हो गया है, और उसका असर ट्रैफिक पर भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो कश्मीरी गेट की तरफ रास्ता जाता है या फिर अगर हम बात करें कि फरीदाबाद की तरफ का जो रास्ता जाता है वो तमाम रास्ते दिल्ली पुलिस के द्वारा बंद कर दिए गए हैं। लेकिन ये जो सेंट्रल दिल्ली है जहां राजघाट पड़ता है, बगल में मुख्यमंत्री का दफ्तर पड़ता है, ये सारे इलाके फिलहाल जलमग्न हैं। और जिस तरह मैं तस्वीरों में आपको दिखा रहा हूं कि पानी मेरे घुटने तक है, लेकिन अगर इससे और अंदर में जाऊं तो मैं ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वो पानी मेरे सीने तक आ जाएगा, क्योंकि ये वही गेट है जहां से लोग एंट्री करते हैं, जहां जितने भी प्रधानमंत्री की अगर बात करें, तमाम जो वीआईपीज की बात करें, वो आते हैं, वो इसी गेट से अंदर जाते हैं। लेकिन अब देखिए पूरा इलाका जो है, जो राजघाट यहां पर लिखा होता था, वो फिलहाल पानी की वजह से पूरा जलमग्न हो चुका है। तो आप खुद ही ये सोच सकते हैं कि किस तरह यमुना का जलस्तर है, यमुना का रौद्र रूप है, और पूरा जो सेंट्रल दिल्ली है वो फिलहाल अभी जलमग्न है। हालांकि ये बताया जा रहा है कि दिल्ली सरकार की तरफ से तमाम तैयारियां की गई हैं। यहां से 4 जो पंप है वो पीछे के साइड में लगा दिए गए हैं जिससे पानी का निकास हो, लेकिन पानी निकले तो निकले कहां, क्योंकि उसके जस्ट बगल में यमुना का ब्रिज है, वो ओवरफ्लो है। उससे आगे अगर हम बढ़ेंगे तो आईटीओ है, आईटीओ भी पूरा जलमग्न है। तो पानी निकासी की अभी एक बड़ी समस्या है फिलहाल दिल्ली के लिए। लेकिन अगर मैं आपको तस्वीरों में कुछ दिखाऊं तो मैं आपको दिखाऊंगा कि देखिए किस तरह पानी का जो जलस्तर है वो फिलहाल अब थोड़ा सा कम हो रहा है। आप देखिए कि पहले जो पानी था वो फिलहाल कहां तक था, देखिए ये फिलहाल जो निशान आपको दिख रहा होगा, ये पानी यहां तक पहले था, लेकिन अब देखिए पानी ये जो है वो यहां पहुंच गया है। और इसी के बाद से जो पानी का जलस्तर है वो धीरे धीरे कम होने की कवायद जो है वो शुरू की गई है। लेकिन अगर बारिश होती है, जैसा मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि बारिश जो है वो 1-2 दिन में होगा, तो कहीं ना कहीं हालात बद से बदतर हो जाएंगे, क्योंकि अभी फिलहाल पानी के निकलने की कहीं भी जगह नहीं है, चारों तरफ पानी ही पानी है। ये जो पानी पीछे खिसक रहा है उसकी वजह है कि पीछे 4 पंप लगा दिए गए हैं, लेकिन वो भी पानी सचिवालय की तरफ मुड़ रहा है, जिससे आईटीओ
का जो अब जलस्तर होगा वो बढ़ जाएगा। तो एक बड़ी समस्या दिल्ली सरकार के लिए है कि इस पूरे पानी को कैसे कम किया जाए, क्योंकि 45 साल पहले की जो रिकॉर्ड्स है वो टूट गए हैं। अगर सिविक एजेंसियों की बात करें तो जितने भी इंतजाम थे वो धराशायी हो गए थे। यमुना का पानी निकले तो निकले कहां, ये एक बड़ा सवाल है। और यही वजह है कि पूरा दिल्ली का जो वीआईपी इलाका है, जिसको सेंट्रल दिल्ली के नाम से जाना जाता है, वो इलाका पूरा जलमग्न हो चुका है। जी जी सुशील, चूंकि दिल्ली में ये स्थिति है तो जाहिर है कि ये काफ़ी ज़्यादा लोगों की इस पर निगाहें हैं और सोशल मीडिया पर भी तरह तरह की चीज़ें चल रही हैं। कुछ एक वीडियो ऐसे से चल रहा है कहीं के खजूरी में किसी ने मतलब कोई क्रोकोडाइल स्पॉट हुआ है। मुझे नहीं पता ये सही है या नहीं, मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ, क्या आपने भी ऐसा कुछ सुना है? जी देखिए, ये एक जानकारी मिली थी कि जो फिलहाल फरीदाबाद से सटा हुआ इलाका है, चूंकि वो वन्य जीवों से ही सटा हुआ इलाका है जिसको ओखला सेंचुरियन बर्ड के नाम से जाना जाता है। तो ये बिल्कुल सही है कि कुछ ऐसे जो जल के जीव हैं वो देखे जा रहे हैं। सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो इस समय इस पानी में सांपों को देखा जाएगा, चूहे देखने को मिलेंगे। लेकिन ये खबर जरूर थी कि फरीदाबाद की तरफ से जो ओखला सेंचुरी बर्ड है वहां पर एक क्रोकोडाइल देखा गया था, जिसको फिलहाल तुरंत रेस्क्यू करने के आदेश भी जारी किए गए। ये फिलहाल एक अमूमन बात है, क्योंकि अगर बात करें हरियाणा की तो तमाम जो बाढ़ का पानी जब आगे बढ़ता है तो निश्चित रूप से जो जल जीव हैं उन पर भी असर पड़ता है। और जिस तरह बहाव है वो बहाव में वो तमाम तरीके के जीव देखने को मिलते हैं। और न केवल क्रोकोडाइल बल्कि हरियाणा की तरफ से, जब पंजाब की तरफ से हरियाणा पानी छोड़ रहा था तो ये माना जा रहा था कि 3 से 4 क्रोकोडाइल पानीपत में देखे गए। तो ये कोई बड़ी अतिशयोक्ति नहीं है। हालांकि ये माना जा रहा है कि कई ऐसे इलाके हैं जहां पर कई बड़े बड़े सांप देखे गए हैं और इसीलिए जो प्रोटेक्शन टीम्स हैं, जो पुलिस है, वो लोगों को भी ये हिदायत दे रहे हैं कि जो पानी है वो ना आए और इसीलिए ये बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं ताकि किसी भी प्रकार से किसी को अंदर न भेजा जाए। और वजह यही है कि एहतियातन एक बड़ा फैसला ये दिल्ली पुलिस के द्वारा लिया गया है। लेकिन वजह यह है कि जब पानी अपना रौद्र रूप दिखाता है, ये एक प्राकृतिक आपदा के रूप में देखा जा सकता है कि तमाम जो जनजीवन है वो अस्त-व्यस्त है। बिल्कुल, इससे सटे हुए तमाम सुशील, एक सवाल यहाँ पर यह भी है कि जल भराव आखिर ये दूर कैसे होगा? क्या इसे पंप आउट किया जाएगा? क्या उसकी तैयारियां चल रही हैं? क्योंकि अभी तो मौसम ऐसा है कि हो सकता है फिर बारिश हो जाए, तो ऐसे में ये स्थिति कब तक बनी रहेगी? जी देखिए, फिलहाल दिल्ली सरकार की तरफ से इस पूरे मामले में तैयारी की जा रही है, लेकिन अभी इस पूरे मामले में कोई सीधा जवाब सरकार की तरफ से नहीं आ रहा है कि आखिर इस पानी को कम करने के पीछे की वजह क्या है। कल बताया जा रहा था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री डीडीएमए के द्वारा एक बैठक कर रहे थे और उसमें उन्होंने फैसला लिया था कि जितने भी जगह पर ज्यादा जल जमाव है वहां पर पानी के द्वारा यमुना में ही पानी को छोड़ा जाएगा। लेकिन ये भी है कि हरियाणा की तरफ से ये बार बार कहा जा रहा है कि हथनी बैराज में उतना ही प्रेशर का पानी फिलहाल रोका जा सकता है जितना वहां पर प्रेशर वो झेल सके। अगर उससे ज्यादा हथनी बैराज पर पानी रोका जाएगा तो समस्या बढ़ जाएगी। हरियाणा के तरफ जो गांव है वो जलमग्न हो जाएंगे। इसलिए कल सहारनपुर की तरफ भी पानी, यानी कि उत्तर प्रदेश की भी तरफ पानी छोड़ा गया है। लेकिन दिल्ली के लिए एक बड़ी समस्या है, क्योंकि दिल्ली में अगर पानी ज्यादा छोड़ा जाता है तो निश्चित रूप से जल जीवन ही नहीं केवल अस्त-व्यस्त होता है, बल्कि पानी जो है वो सेंट्रल दिल्ली की तरफ बढ़ जाता है। और वजह यह है कि यमुना जो है वो अपना रौद्र रूप इसीलिए दिखा रही है। दिल्ली सरकार की समस्या सबसे ज्यादा यह है कि इस पानी की निकासी कहां की जाए, क्योंकि यमुना को लेकर लंबे समय से सफाई को लेकर एक बड़ी समस्या रही हुई है केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच। लेकिन अब ये पानी अगर आप के घरों तक पहुंच गया है तो उसको निकालने के पीछे तैयारी पहले क्यों नहीं की गई? दिल्ली सरकार की तरफ से इस पूरे मामले में पहले तैयारी की जानी चाहिए थी। बिल्कुल, ये सवाल है और ये सवाल जिंदा रहेगा। इस सवाल का जवाब देना होगा सरकार को। दिल्ली में कई बार ये हो जाता है कि बीच में ऐसी स्थिति देखने मिली कि जो है जो एलजी हैं वो उस पर कुछ कार्रवाई करेंगे आगे या फिर सीएम करेंगे या क्या होगा। बहरहाल शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। आगे फिर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और एक यहाँ पर छोटा सा हमें ब्रेक लेना पड़ेगा। ब्रेक के बाद कुछ और अहम खबरें। 1200 plus reporters. बाहर का रास्ता दिखा दिया है जिसका असर आने वाले दिनों में स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ सकता है। दरअसल 3000 कर्मचारियों का अनुबंध 30 जून को खत्म हो गया था और स्वास्थ्य विभाग ने इन कर्मचारियों को काम पर न आने की बात कही। कर्मचारियों को 2 महीने का वेतन भी नहीं मिला।
ऑस्ट्रेलिया में एक सड़क हादसे में देहरा की बेटी अवंतिका कपूर की मौत हो गई। अवंतिका की पिछले साल ही शादी हुई थी और वो अपने पति के साथ ऑस्ट्रेलिया के होबर्ट टाउन तस्मानिया में रहती थी। अवंतिका देहरा के सनौज की रहने वाली थी। अवंतिका के पिता सुरजीत मल्होत्रा पुलिस अधिकारी हैं जो चंबा में कार्यरत हैं। अवंतिका की मौत की खबर से पूरे इलाके में गम का माहौल है। वहीं उनका शव ऑस्ट्रेलिया से शनिवार को आने की उम्मीद है। सोलन में रेलवे स्टेशन के पास एक कार बेकाबू होकर निर्माणाधीन पार्किंग में जा गिरी। कार में 2 युवक सवार थे जिन्हें लोगों ने बाहर निकाला। गनीमत ये रही कि जब ये कार गिरी तो उसकी छत में सरिये जा घुसे और कार हवा में अटक गई। अगर कार नीचे गिर जाती तो बड़ा हादसा हो सकता। मनाली के एक निजी होटल में मारपीट करने वाले हुदंगी पर्यटकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पंजाब के ये पर्यटक होटल वालों के साथ मारपीट कर मनाली से भाग गए। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इन पर्यटकों को पकड़ लिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग एट 10। हिमाचल प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। कुल्लू, मनाली, मंडी समेत अन्य जिलों में बीती रात से मौसम खराब है और हल्की बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने प्रदेश में बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार 3 से 4 दिनों तक कई जगहों पर भारी तो कई जगहों पर बहुत भारी बारिश हो सकती है, जिससे भयानक बाढ़ की भी आशंका है। इस बीच केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे राहत कार्यों और स्थिति का मौके पर आकलन करने के लिए एक अंतर मंत्रालयी केंद्रीय टीमों का भी गठन किया है। IMCT 17 जुलाई को अपना क्षेत्रीय दौरा शुरू करेगी। बहुत ज्यादा जब मैं सुबह उठती हूँ तो सबसे पहले मैं यही देखती हूँ बारिश हो रही है कि नहीं हो रही, क्योंकि ड्यूटी भी जाना है, लोगों को काम पे भी जाना है, घर चलाना है। इवन ये टाइम ऐसा है कि इस टाइम लोगों के पास पैसा भी नहीं था, तो बारिश में मतलब बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। मतलब बहुत डर है। अभी भी बोल रहे हैं कि हाई अलर्ट है, इन 2 दिनों में हाई अलर्ट है, तो लोग डरे हुए हैं। बहुत ज्यादा धूप निकली, गर्मी भी हो रही थी, ऐसा लग रहा था सब कुछ नॉर्मल हो गया। बट जब उस साइड जाओ ना, जहाँ पे ये रोड मतलब दिखने लायक भी नहीं रह गया, जहाँ पे फ्लड आ गए बहुत ज्यादा, फिर वही मतलब मंजर जो है नजर आता है। अब फिर से बारिश हो रही है। अब ये तो मतलब कहते हैं सावन का महीना है, इसमें तो बारिश होगी ही होगी। और राजेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। हमारे संवाददाता राजेंद्र, क्या स्थिति है और क्या कुछ हो रहा है? जो स्थितियां बिगड़ी थी उसके आकलन को लेकर, और ये जो बातें इस तरह की हो रही हैं, एक पार्टी के नेता कह रहे हैं कि केंद्र से पैसा आया है, उसका धन्यवाद, जबकि जो राज्य की सत्ता में है खुद मुख्यमंत्री वो कहते हैं कि ये पैसा तो केंद्र की तरफ से हर राज्य को सालाना भेजा जाता है। तो इन सब कुछ को मिलाकर देखा जाए तो वहां पर स्थिति क्या है? बिल्कुल आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से एक और अलर्ट जारी हो गया है। 4 दिन हिमाचल प्रदेश में मौसम खराब रहने वाला है। अब अधिकांश क्षेत्रों पर बारिश है, हालांकि उतनी तेज बारिश नहीं होगी जितनी पहले हुई, लेकिन येलो अलर्ट पूरे प्रदेश में है और बारिश भी हो रही है। पिछले कल से लगातार रात से बारिश समूचे प्रदेश में हो रही है और इस वक्त हम मनाली से सोलंग की तरफ को हैं और रास्ते में हम हैं और बारिश से क्या नुकसान हो रहा है, कहाँ लोगों को दिक्कत हो रही है, वो हम आपको दिखाते हैं। कुछ ट्रक ड्राइवर्स हमें यहाँ पर मिले हैं और अब इनसे पूछेंगे कब से यहाँ फंसे हुए हैं, क्योंकि आगे कुल्लू मनाली का रास्ता बंद है, मंडी तक के जाने के लिए रास्ता बंद है। तो इनसे हम बात करेंगे। कहाँ से आते हैं? हम कश्मीर से। कहाँ से? डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा और डिस्ट्रिक्ट गांधरबल के। अच्छा, तो यहाँ कब से फंसे हैं, कहाँ आगे जाने का है? यहाँ हो गए हमारे 9 दिन और पीछे शिशु में रुके थे हम 4 दिन। क्या प्रशासन की तरफ से बात हुई? क्या कोई बात नहीं, कोई नहीं आया। आप लोग पहली बार आए हैं, बस वही है और कोई नहीं आया हमारे पास। तो अब खाना पीना कैसे चला हुआ है, सारी चीजें? देखिए थोड़ा बहुत जो ट्रक में था तो वो तो हम बना के खा रहे हैं और थोड़ा यहाँ मार्केट पे तो ले लेते हैं। अब थोड़ा पैसों का भी थोड़ा हो गया, ये कम पड़ गए, देखते हैं क्या होगा आगे। तो जो हालात अभी आगे हैं, लग रहा है कि अभी समय लगेगा NH खोलने में, तो फिर अगर टाइम और लगता है तो फिर क्या रहता है? देखिए हम सोच रहे हैं कि शायद अगर मौसम की वजह से हम शायद वापस ही चला जाएं और यहाँ बैठ के क्या करेंगे। तो बड़ी बात है, मौसम के ऊपर निर्भर है। और अब इनसे हम बात करेंगे। आप कहाँ से हैं? हम डिस्ट्रिक्ट गांधरबल से सर। जी सर। तो दिक्कतें लगातार दिक्कतें तो है सर, हमें अभी यहाँ पे 12-13 दिन हो गए सर। पीछे ससु में भी रुके थे 2-3 दिन और यहाँ पे भी हमें 9-10 दिन हो गए सर। दिक्कतें तो बहुत ज्यादा है सर। हाँ सर। तो फिर
कैसे समय व्यतीत करते हैं? इधर बहुत मुश्किलात होते हैं। इधर 10 रुपए के जो चीज होते हैं वो 15 में देते हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट से यही अपील है कि जल्द खोल जाए रोड, हम भी अपने घर पहुँच जाएंगे। कोई विकल्प और मार्ग का खोलने का जाए। आप कहाँ से हैं? गांधरबल से। तो अब क्या कहेंगे, आगे कहाँ जाना है? अभी आप आगे हमें मनाली जाना है, इधर मंडी जाना। मैनेज तो टूट चुका है पूरी तरह से, कोई विकल्प का? हाँ, 10 दिन हो गए इधर ही सर। हाँ, 10 दिन हो गए इधर ही। क्या करेगा? जी बिल्कुल बिल्कुल। अब आप कहाँ से? हम भी डिस्ट्रिक्ट गांधरबल से हैं। तो हमें भी यहाँ पे 10 दिन हो गए, तो हम सरकार से यही गुजारिश करते हैं कि रास्ता जल्द से जल्द बहाल किया जाए तो हमको यहाँ से निकाले, क्योंकि बारिश बहुत सख्ती है, खाने पीने की बहुत प्रॉब्लम होती है यहाँ पे, क्योंकि हम 5-6 गाड़ियाँ हैं डिस्ट्रिक्ट गांधरबल की। तो उसी वजह से हम सरकार से ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द रास्ता बहाल किया जाए। सामान ले जा रहे हैं कि ला रहे हैं? नहीं, सामान तो हमने डाल दिया, लेह में सीमेंट लिया था, तो वो वहाँ से फिर वापस आ गए, तो यहाँ रास्ता बंद हो गया। इसी वजह से हमको 10-12 दिन हो गए, हम वापसी जा रहे हैं अब। तो विशाल, अब इस तरह देख सकते हैं आप, जो ब्यास में तेज बाढ़ आई थी, त्रासदी हुई थी, उसके बाद पूरा एनएच बह गया है। मनाली से लेकर अगर कुल्लू और मंडी तक की बात करें तो उसका खामियाजा अब तमाम लोगों को भुगतना पड़ रहा है, चाहे वो ट्रक ड्राइवर्स हों, टैक्सी ड्राइवर्स हों, स्थानीय लोग हों। टूरिस्टों को तो हालांकि काफी हद तक निकाल दिया गया है, पर्यटकों को, लेकिन अब ये जो लोग मुसीबत झेल रहे हैं प्रकृति के मार की, इनकी दिक्कतें और बढ़ रही हैं, क्योंकि अब बारिश 4-5 दिन और मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से अलर्ट है, लगातार बारिश अब और हो रही है और टेम्परेचर भी धीरे धीरे अब हाइट्स वाले एरिया में गिरना शुरू हो गया है। अब यही कारण है कि अब प्रशासन को और सख्ती करनी पड़ेगी और जल्दी से जल्दी जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको तेज करना पड़ेगा, या फिर कोई अन्य विकल्प मार्ग के ऊपर सोचना प्रशासन को पड़ेगा कि कैसे यहाँ से रिस्टोर सभी चीजों को किया जाए, ताकि एटलीस्ट मंडी तक की कनेक्टिविटी को थ्रू किया जा सके। हालांकि जो बातें अभी तक निकल कर आ रही हैं, ये सुनने में आ रहा है कि कुल्लू से पंडोह तक का जो मार्ग है उसको दुरुस्त कर लिया गया है और पंडोह से अब 1-2 स्थानों पर पैच बचे हैं, उनको जल्द हटा दिया जा सकता है। तो अब इंतजार इसी बात का रहेगा कि कब तक ये रोड रिस्टोर होता है, या फिर प्रशासन कोई अल्टरनेट रोड जिसपे रेगुलर ट्रैफिक किया जा सके, क्योंकि अब ऐसा नहीं है कि कनेक्टिविटी नहीं है या बिल्कुल टूट गई है। मनाली से पर्यटक भी जा रहे हैं, स्थानीय लोग भी जा रहे हैं, छोटी गाड़ियां निकल रही हैं, वैकल्पिक मार्गों से निकल रही है। हालांकि बीच बीच में लैंडस्लाइड वहां पर भी हो रहे हैं, लेकिन उसको हटाया जा रहा है। कनेक्टिविटी है, लेकिन बड़े वाहनों के लिए या फिर रेगुलर कनेक्टिविटी की दिक्कत वो अभी जरूर बनी हुई है। जी वैशाल। जी राजेंद्र, इस पीछे 2 बातें अहम ये है कि एक तो केंद्र से भी जो इंटर मिनिस्ट्रियल एक जो कुछ टीम बनाई गई है वो यहाँ आने वाली है आकलन के लिए, स्थिति का आकलन करेगी। उसमें हालांकि समय है, शायद 17 जुलाई से उनका वो दौरा शुरू होगा। दूसरी तरफ नड्डा आए हुए हैं और अनुराग ठाकुर आए हुए हैं, तो ये सारे दौरे जो होंगे, इसका जो धरातल पर इसको लेके जो फायदा उतरेगा, यानी कि वो राहत राशि के तौर पर या तेज जो है वो कार्य करने की रेस्टोरेशन के लिए, वो कब से शुरू हो सकता है? विशाल, केंद्र सरकार की तरफ से घोषणा कर दी गई है और जो पहली किस्त है वो जारी भी कर दी गई है। हालांकि अभी प्रदेश सरकार के पास पैसा नहीं पहुंचा है, शायद उसमें कुछ वक्त लग सकता है, 1 दिन 2 दिन कितना समय लगता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से जो बातें कही गई है उसके अनुसार पहली किस्त जारी कर दी गई है और दूसरी किस्त भी जल्द ही जारी होगी। अब केंद्र की तरफ से ये राहत राशि उन सभी प्रभावित राज्यों के लिए जारी की गई है जहां बारिश के कारण नुकसान हुआ है, मानसून के कारण नुकसान हुआ है, और इसके अलावा जो हिमाचल प्रदेश की तरफ से डिमांड की जा रही है एडिशनल सपोर्ट की केंद्र की तरफ से, उसके आकलन के लिए अब केंद्र से टीम आ रही है। 17 तारीख को हिमाचल पहुंचेगी और 17 तारीख से पूरी सिचुएशन का रिव्यू वो करेंगे, सभी प्रभावित क्षेत्रों की तरफ वो जाएंगे और फिर वहां से स्थिति का आकलन करके केंद्र को रिपोर्ट दी जाएगी और वहां से फिर उसके बाद आकलन किया जाएगा कि क्या और अधिक राहत राशि हिमाचल
हिमाचल प्रदेश को दी जाएगी या क्या होगा? विशाल, ये जो राहत राशि है इसमें अधिकांश पब्लिक प्रॉपर्टी को दोबारा से मेंटेन किया जा सकता है, लेकिन बारिश के कारण जो प्राइवेट प्रॉपर्टी को नुकसान हुआ है, लोगों के घर उजड़ गए, आशियाने उजड़ गए, उनमें उन लोगों को अपनी जिंदगी को दोबारा पटरी पर लाने के लिए लंबा समय लग सकता है विशाल, वो दिक्कत है। और उनको राहत राशि भी मैनुअल के हिसाब से प्रदेश सरकार की तरफ से दी जाती है और ये बहुत कम रहती है। तो ऐसे में पड़ोसियों के ऊपर ये लोग निर्भर है रोजी रोटी के लिए भी, क्योंकि अपने घर का सारा सामान ब्यास नदी में चला गया है, घर टूट गए हैं, कपड़े तक पहनने के लिए नहीं है, तो उन लोगों को जरूर दिक्कत है। अब उसके लिए प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार क्या करती है, ये सोचने वाली विषय है। आज भी अनुराग ठाकुर धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र जा रहे हैं, वहां पर स्थिति का जायजा लेंगे। वहां पर भी थोड़ा नुकसान हुआ है, ब्यास नदी क्योंकि धर्मपुर से होकर भी बहती है, तो वहां पर भी वो आज स्थिति का जायजा लेने वहां पहुंच रहे हैं। बिल्कुल राजेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए, और आप हालात पर नजर बनाए रखें। अब फिलहाल खबरें में आगे बढ़ेंगे। एक और अहम खबर, अमरनाथ यात्रा 2023 की क्या अपडेट है, कितने यात्रियों पर मुश्तमिल एक जत्था जो है 13वां वो रवाना, वो आपको बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। मामले में एसपी साक्षी वर्मा कार्तिकेयन ने बताया कि पुलिस ने होटल संचालक की शिकायत पर मामला दर्ज किया और हुड़दंगियों को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया कि मारपीट कर भागे हुड़दंगी पर्यटकों को टोल प्लाजा के पास से पकड़ा गया है। मंडी में भूस्खलन का एक लाइव वीडियो सामने आया है। ये वीडियो कहनवाल गांव के लिए जाने वाली सड़क का है। बारिश के कारण कहनवाल सड़क पर भूस्खलन के कारण सड़क बंद हो गई। हालांकि ये भूस्खलन काफी कम था, जिसे तुरंत हटाकर सड़क को बहाल किया जा सकता था, लेकिन पहाड़ी से थोड़ा थोड़ा मलबा लगातार गिर रहा था। सोलन में नगर निगम की ओर से वर्षा जल निकासी का प्रबंधन ठीक से नहीं किया गया, जिसकी वजह से शहर वासियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ताजा मामला वार्ड नंबर 3 में बीएल स्कूल के समीप देखने को मिला। बारिश आने से सड़क का सारा पानी स्कूल की सीढ़ियों में आ गया है और वहां बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। नगर निगम की ओर से कुछ महीने पहले ही यहां जल निकासी के लिए पाइप बिछाई गई थी, लेकिन वो भी देखरेख के अभाव के कारण बंद हो गई। नाहन के इंडोर स्टेडियम में जिला बैडमिंटन एसोसिएशन की ओर से जिला स्तरीय बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। चैंपियनशिप का शुभारंभ एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष एसपी सिरमौर रमन कुमार मीणा ने किया। इस चैंपियनशिप में सिरमौर के अलग अलग इलाकों से तकरीबन 104 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। 2 दिवसीय ये चैंपियनशिप 4 वर्गों में खेली जाएगी, जिससे चयनित प्रतिभागियों को राज्य स्तर पर कांगड़ा जिले में आयोजित होने वाली प्रतियोगिता में भेजा जाएगा। सोलन की रिफोरेस्टर संस्था की ओर से 9 जुलाई को शमलेच में फॉरेस्ट पार्क में 8वां पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें कई स्कूली बच्चों को भी आमंत्रित किया गया है, ताकि वो लोग पर्यावरण को बचाने के लिए अभी से जागरूक हो सके। वहीं एक ड्राइंग कॉम्पिटिशन भी संस्था की ओर से करवाया जाएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 जो कि आप देख रहे हैं ब्रेकिंग एट 10। अमरनाथ यात्रा 2023 की बात कर रहे हैं। 13वां जत्था जम्मू से रवाना हो चुका है। जी हाँ, 13वां जत्था जम्मू से रवाना हो गया है। इस 13वें जत्थे में कुल 7,392 यात्री शामिल हैं। इनमें से 3,368 यात्री बालतल के रास्ते रवाना किए गए, जबकि 4,024 यात्री पहलगाम मार्ग से पवित्र गुफा के दर्शन के लिए रवाना किए गए। तो आप देख सकते हैं तस्वीरें। हालांकि 3 दिनों तक, तकरीबन 3 से 4 दिनों तक ये यात्रा बीच में रोकी गई थी और इसके पीछे भी ये उद्देश्य था कि यात्रियों को किसी तरह कोई परेशानी ना हो, क्योंकि मौसम जो है वो काफ़ी अपना रंग ढंग बदल रहा था और इसलिए उससे एहतियातन इन्हें रोका गया था। उसके बाद जब से यात्रा दोबारा शुरू हो चुकी है तो काफ़ी जोश के साथ ये तमाम यात्री जो है फिर से उस यात्रा पर चल पड़े हैं और बाबा बर्फानी के दर्शन के उद्देश्य से लगातार आगे बढ़ रहे हैं। तो आज जो है वो 13वां जत्था रवाना हुआ है जम्मू यात्री निवास से और इस 13वें जत्थे से इस जत्थे में कुल 7,392 यात्री शामिल हैं
और ये यात्री जब कश्मीर के लिए रवाना हो चुके हैं जम्मू से, तो ये पूरे के पूरे 7,392 यात्रियों को 2 अलग अलग मार्गों से रवाना किया गया है। इन 7,392 में से 3,368 यात्री बालतल के रास्ते रवाना हुए हैं, जबकि 4,024 यात्री पहलगाम मार्ग से पवित्र गुफा में दर्शन के लिए रवाना हुए हैं। राजेंद्र तिक्को हमारे साथ मौजूद हैं, सीधे चलते हैं राजेंद्र तिक्को के पास ज्यादा जानकारी। राजेंद्र, किस तरह के हौसले और जोश के साथ ये यात्री आगे बढ़ रहे हैं? 13वां जत्था भी रवाना हो चुका। जी विशाल, यहाँ पे जो यात्री भवन है भगवती नगर में, जहाँ पे अभी हम मौजूद हैं, यहाँ पे कल के जत्थे के लिए जो यात्री है आना शुरू हो चुके हैं। अभी उनके सामान की जांच हो रही है। यहाँ पे आधुनिक तकनीक से जो गाड़ियां हैं उनमें एक्सरे मशीन्स लगाई गई हैं, और सिक्योरिटी को लेके अगर बात करें तो सिक्योरिटी के लेके यहाँ पे इंतजाम पुख्ता किए गए हैं। पुलिस और हिफाजती दस्ते बिल्कुल चौकन्ना है यात्रियों की सुरक्षा के लिए। हमारे साथ ये यात्री कुछ हैं जिनसे हम बात करेंगे। आप कहाँ से आए हैं? मध्य प्रदेश, उज्जैन जिला। कल के लिए जा रहे हैं, कैसा उत्साह है आप में? बड़ा आनंद उत्साह है, जाने के लिए लोग उत्साह है, लाइन में लगे हैं। आप कहाँ से हैं? रतलाम MP। कल जा रहे हैं? परसों जा रहे हैं। ऐसे ही देखिए कि हमारे साथ ये महिलाएं भी हैं जो यात्रा के लिए आ रहे हैं। कहाँ से आए? फरीदाबाद से। कब जा रहे हैं? कल के लिए जा रहे हैं। कैसा उत्साह है? ठीक है। क्या कामना करेंगे बाबा भोले से? बहुत खुशी की बात है कि सब चीज पूरा हुआ, कि हम लोग फिर आए यहाँ पर, भोले बाबा करे। यानी बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए ये लोग मुख्तलिफ देश के कोनों से आए हैं दर्शन करने के लिए। विशाल, इनमें जोश और उत्साह बहुत है। जैसा कि आज हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे जो यात्री यहाँ से निकले हैं 7,392 के करीब 272 जो व्हीकल है यहाँ से निकले यात्रा के लिए, यहाँ यात्री बेस कैंप से। इन यात्रियों के सामान की जांच होगी, उसके बाद इनको परिसर में अंदर भेज दिया जाएगा, जहाँ इनके रहने का, खाने का सब कुछ इंतजाम किया गया है। और उसके बाद कल सुबह इन्हें कलेक्ट्रेट के जरिए वहां बालतल और पहलगाम के रास्ते से इन्हें वहां यात्रा के लिए भेज दिया जाएगा। आपको दिखाएं कि यहाँ सिक्योरिटी के हवाले से अगर बात करेंगे कि जो भी व्हीकल बाहर से आ रहे हैं, यहाँ पे गाड़ियां आ रही हैं, उनकी बिल्कुल सुरक्षा हो रही है। उसके बाद ही परिसर में उन्हें जाने दिया जाता है। आप देख सकते हैं बिल्कुल यहाँ पे अगर बड़ी गाड़ियों की बात करें जिसमें यात्री यहाँ से निकल रहे हैं, वो भी देख सकते हैं। आपकी जो बड़ी बसेज है यहाँ पे जो अंदर परिसर के जाएंगे, और कल यहाँ से यात्रियों को बालतल के रास्ते और पहलगाम के रास्ते से यहाँ से ये यात्रा को भेज दिया जाएगा। जी विशाल। राजेंद्र, एक जो सवाल है वो ये कि लगातार आज जैसे जो जत्था रवाना हुआ उसमें तकरीबन 7,000 से ज्यादा यात्री थे, इन्हें 2 मार्गों से भेजा गया, बालतल और पहलगाम के रास्ते। तो अब जो नए, जैसा आपने बताया कि नए जो यात्री आ रहे हैं वो अभी यात्री निवास जाएंगे, फिर वहां से उन्हें अलग अलग रास्ते से भेजा जाएगा। ये कैसे तय होता है कि किसे बालतल के रास्ते से भेजना है और किसे पहलगाम के रास्ते से भेजना है? क्या उसमें अपनी इच्छा होती है या फिर ये जो वहां का एडमिनिस्ट्रेशन है वो तय करता है? नहीं, इसका ऑप्शन होता है दिया हुआ, पहले ही यात्री चूज करते हैं अपने हिसाब से उन्हें बालतल से जाना है या पहलगाम के रास्ते से जाना है, उसमें लिखा होता है। तो इसको लेके अगर हम बात करें कि सिक्योरिटी जो यहाँ पे है वो इसका भी देख लेती है कि कहाँ से इन्हें जाना है, और इनके जो व्हीकल्स है वो अंदर भेज दिए जाते हैं। इन्हें पता होता है कि किस व्हीकल में इनको जाना है और कहाँ से इन्हें जाना होगा। ये सब इसका इंतजाम सरकार ने यहाँ पे बाकायदा किया है, और सब जो कुछ भी यहाँ पे सिक्योरिटी को लेके अगर बात करेंगे, इनके जो कागजात हैं उनको भी बाकायदा तौर से देखा जाता है, इनकी रजिस्ट्रेशन को चेक किया जाता है। इनके सामान को आप देख रहे हैं, जैसा मैंने अर्ज किया था पहले कि आधुनिक तरीके से यहाँ पे एक्सरे तो पहला है, उसके बाद अंदर भी काफी मशीनें लगी हैं और मैनुअल चेकअप भी होता है। गरज ये कि कुल मिला के अगर बात करें तो सिक्योरिटी को लेके या कागजात की जांच को लेके अगर बात करें, वो बिल्कुल एक मुस्तैदी के साथ ये फोर्सेस यहाँ पे काम कर रहे हैं। जी विशाल। जी राजेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो न सिर्फ ये कि लगातार जो यात्री हैं उनके आने का सिलसिला जारी है, बल्कि नए यात्री आ भी रहे हैं, और जो यात्री पहले से पहुंच चुके हैं यात्री निवास में, वहां से वो कश्मीर की तरफ रवाना भी हो रहे हैं और बाबा बर्फानी के दर्शन के अपने उद्देश्य को प्राप्त कर रहे हैं।
और जम्मू से बड़ी खबर इस वक्त यह है कि रोबिया सईद अपहरण मामले में जो आज सुनवाई होनी थी, अगली सुनवाई 19 अगस्त को होगी। जी हां, आज की सुनवाई के बाद ये जो खबर है उसके मुताबिक अगली सुनवाई 19 अगस्त को होगी। यासिन मलिक इस मामले के मुख्य आरोपी हैं और इस मामले में जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि 1989 का ये मामला है, जब उस वक्त के यानी तत्कालीन जो गृह मंत्री थे उनकी बेटी का अपहरण हुआ था और रुबैया सईद जिसका नाम है और वो मुफ्ती मुसईद की बेटी हैं। तो इस तरह से इस अपहरण के मामले में जो बाद में जब पहचान कराई गई थी तो यासिन मलिक को पहचाना गया था रुबैया सईद के जरिए कि हाँ ये शख्स था वो जो हमारे अपहरण में शामिल था। तो वो ये मामला लगातार चल रहा है और आज की सुनवाई के बाद अब ये खबर है कि अगली सुनवाई इस मामले की 19 अगस्त को होगी। आपदा की बीच सुख सरकार ने जनता को एक झटका दिया है। हिमाचल में डीजल के दाम बढ़े हैं। राज्य सरकार ने वैट बढ़ा दिया है और डीजल के दाम में प्रति लीटर 3 रुपए की बढ़ोतरी हो गई है। वैट में 3.94% की बढ़ोतरी हुई है। आधी रात से नए दाम लागू। आज शिमला में डीजल का जो दाम है यानी कि 1 लीटर डीजल की कीमत जो है वो 86 रुपए 12 पैसे है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का बयान आया है कि ये समय आपदाग्रस्त प्रदेश को राहत देने का है, आर्थिक बोझ डालने का नहीं है। आपदा की इस घड़ी में सरकार अपने इस फैसले पर पुनर्विचार करे। डीजल के दामों का असर हर चीज पर होगा। प्रदेश में बढ़ेगी महंगाई। हिमाचल प्रदेश में इस बार भारी बारिश के कारण बहुत बड़ी तबाही हुई है। बहुत सारे लोगों की जिंदगी चले गई, बहुत सारे लोगों के घर तबाह हो गए, बहुत सारे लोगों के बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट बर्बाद हो गए, ढह गए। गवर्नमेंट संपत्ति को, सरकारी संपत्ति को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और निजी संपत्ति को भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और ऐसे परिस्थिति में हिमाचल प्रदेश सरकार को प्रयत्न करना चाहिए कि वो लोगों को जल्दी और ज्यादा से ज्यादा राहत दे सके। मुझे इस बात को लेकर के बहुत दुख है, जहां इस वक्त बहुत बड़ी त्रासदी घटित हुई है, हर आदमी परेशान है, वहां हिमाचल प्रदेश सरकार राहत देने के बजाय डीजल की कीमत 3 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बढ़ा देती है। ये बिल्कुल भी तर्कसंगत नहीं है और हिमाचल प्रदेश के लोगों के ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ पड़ेगा। डीजल की कीमत बढ़ने का मतलब सीधा होता है कि हर चीज महंगी होगी। आपका राशन महंगा होगा, आपका मटेरियल जो भी बाहर से आता है वो सब महंगा होगा, उस पर इंपैक्ट होता है। सरकार बनने के बाद हिमाचल प्रदेश सरकार ने 3 रुपए डीजल तो पहली कैबिनेट में ही बढ़ा दिया था। अब 3 रुपए और बढ़ाने से हिमाचल प्रदेश के लोगों के ऊपर बहुत बड़ा आर्थिक बोझ डाल। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।